बजाज फाइनेंस। ठीक, तो अगर हम लोग नदर्न बाउंड्री की बात करें, उत्तरी सीमा की बात करें, तो भारत के भूगोल में सबसे उत्तर में जो राज्य स्थित है आप जानते हैं उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, और यही इसी राज्य में आपको मिलती है भारत की सबसे उत्तरी सीमा, या आप कह सकते हैं कि ये वो हिस्सा है जहां से भारत की उत्तर की सीमा समाप्त होती है, यानी कि नॉर्थ पॉइंट, दिस इज द लास्ट नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया, और उस पॉइंट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर इज द स्टेट, बट द पॉइंट वेयर इज द नॉर्थ last north boundary situated? Indira Col. Indira Col, not Indira Point. It is Indira Col. Clear? Indira Col ये वो पॉइंट है जो सबसे आखिरी उत्तरी बिंदु है। क्लियर? यानी यहाँ से भारत की उत्तरी सीमा समाप्त हो जाती। उसी तरीके से आप साउथ की बात करते हैं तो साउथ में वैसे अगर लैंड की हम लोग बात करें, अगर एरिया में बात कर रहे हैं, लैंड की बात करें, तो स्थलीय सीमा के रूप में जो, या लैंड बाउंड्री के रूप में जो लास्ट सदर्न पॉइंट है वो है आपका क्या? कन्याकुमारी। ठीक, वो क्या है आपका? कन्याकुमारी। ठीक, केप कुमारी। और वैसे अगर सदर्न पॉइंट की बात करें, लैंड और वाटर दोनों को इंक्लूड करके सबसे आखिरी बिंदु की, तो वो हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट, और ये है आपका कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार। क्लियर हो गई बात? क्लियर। अब बात कर लेते हैं वेस्ट की। तो इंडिया का सबसे जो वेस्टर्न स्टेट है, जो सबसे पश्चिमी राज्य है, वो है आपका गुजरात, नॉट राजस्थान। तो सबसे वेस्टर्न स्टेट में सिचुएटेड है सबसे वेस्टर्न पॉइंट, जिसको आप कहते हैं गौर माथा। ओके, और अगर हम बात करें ईस्टर्न पॉइंट की, तो सबसे ईस्टर्न स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? और वो पॉइंट है आपका किबिथू। तो ये तो आपने बाउंड्रीज कर दी, ये तो आपने इंडिया की बाउंड्रीज कर दी। ये हो गई आपकी ईस्टर्न बाउंड्री, ये हो गई आपकी सदर्न बाउंड्री, ये हो गई आपकी वेस्टर्न बाउंड्री, और ये हो गई आपकी नदर्न बाउंड्री। ठीक, यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट डे, टुडे जो फर्स्ट डे, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आपने डिक्लेयर कर दिए इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स। ओके, बात समझ में आ रही? अब आप जानते हैं कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, कौन से महाद्वीप में आते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट में। तो जो सिचुएशन ऑफ इंडिया है वो है एशिया, यानी कि भारत की अगर मानचित्र में अगर आपको स्थिति देखनी है तो आप कौन सा महाद्वीप पढ़ेंगे, कौन सा कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे? एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, और एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक डेवलपिंग कंट्री है, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जो वर्ल्ड वाइड अपना इम्पैक्ट हर एक सेक्टर में छोड़ रही है ना। बात समझ में आ गई? तो आइए इसको बना लेते हैं, इसके बाद आगे हम लोग लिखने का काम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। पैड्स के लिए कितने पेज छोड़े? सिंगल पेज। क्लियर है भाई? ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करी जाती है, जब भी आप किसी की ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, जब भी आप किसी क्षेत्र की बात करेंगे या स्थान की बात करेंगे, सबसे पहले आता है उसका एरिया। कितना एरिया है, ये कितना एरिया वो कवर कर रहा है। क्लियर? तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो एरिया वाइज जो है इंडिया 7 लार्जेस्ट कंट्री है, यानी कि
क्षेत्रफल के मामले में भारत जो है वो विश्व का 7वां देश है, यानी भारत से बड़े 6 और देश एग्जिस्ट करते हैं। उनके नाम आपको पता है, क्या नाम है? कनाडा। अच्छा, सबसे पहले रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया की अमेरिका और इंडिया। 7 कंट्रीज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, हमने क्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हाँ यूएसए तो हो गया ना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये हो गए आपके 6 और स्टेट्स। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। और एरिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है वो अप्रोक्स 3% एरिया पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 3%, इट्स अप्रोक्स 2.42%, क्लियर, जो विच इज अप्रोक्सीमेटली 3% है ना, 2.42% एग्जैक्ट है। तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत जो है वो 2.42% भाग जो है वो कवर करता है। बात समझ में आ गई? ये आपने बात कर ली एरिया की, और एग्जैक्ट अगर एरिया हमसे पूछा जाएगा तो इट इज 328 ठीक, समझ गए होंगे कितना है? तो ये है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गई? और ये टोटल एरिया की बात करी जा रही है, इंक्लूडिंग लैंड एंड वाटर बोथ। तो ये हो गई भारत का कुल क्षेत्रफल, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 3% है, क्लियर। तो अगर 3% लिया तो 100% का आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, यानी कितने उसमें हो जाएगा, लाख है तो करोड़ में चला जाएगा, 32 करोड़। क्लियर हो गई बात? ओके। अब इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती, ये आपने इंट्रोडक्शन कर दिया एरिया का। अब पॉपुलेशन की बात कर ली जाए तो इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, मतलब पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री, यानी आफ्टर चाइना वी रैंक सेकेंड, ठीक। तो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इज अ सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, ठीक। और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री होने की वजह से हम लोग पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.44%, यानी कि जो हो जाता है आपका 1.21 बिलियन, 1 अरब 21 करोड़ की पॉपुलेशन को हम लोग शेयर करते हैं। क्लियर? नोट करते चलिए साथ में। एरिया वाइज वी आर 7th लार्जेस्ट कंट्री and according to the population we are second largest populated country. We share approx 3% or 2.42% area of the world, and here we share approx 17.44% of the population. बात समझ में आ गई? 100% में से 17% हमारे पास है, 100 में से 17 लोग भारत में ही रह रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग क्या हो गए, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हो गए। कोई कंफ्यूजन? अब आप सब जानते हैं, सबने ग्लोब देखा है, क्लियर, सबने ग्लोब देखा है, तो आप ग्लोब में जानते हैं कि 0 डिग्री, और ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। तो 0 डिग्री में अगर आप इसको नॉर्थ कह रहे हैं तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया की जो लोकेशन है आप ध्यान से अगर मैप में देखें तो इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी, नदर्न हेमिस्फीयर में भी, पूरा का पूरा इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में भी है, वो भी एग्जैक्टली किसमें, नॉर्थ ईस्ट। तो लिख लीजिए, इट इज लोकेटेड इन द northern east hemisphere या north east hemisphere. It is located in the north east hemisphere. ओके, डन, समझ में आ गए। अब इसके बाद इंडिया, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट में है और एशिया कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, ठीक, सबसे बड़ा भी है और एरिया वाइज भी सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका एशिया है। इसीलिए एशिया को सघन महाद्वीप कहा जाता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश कहा जाता है, ठीक। तो भारत क्योंकि एशिया महाद्वीप में स्थित है और कई सारे पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को क्या करता है, शेयर करता है, जिसमें से लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा
हम लोग शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो लिख लीजिए, इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री 4096। हाँ, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश India shares its longest boundary with Bangladesh that is 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा हम लोग बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। ओके, सबसे लंबी सीमा रेखा। तो और बांग्लादेश के बाद सेकेंड रैंक क्या नहीं है, नहीं लिखा, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। सेकेंड उस पे आता है आपका चाइना, जिसके साथ हम लोग दूसरे नंबर पे शेयर करते हैं। तो सबसे लंबी किसके साथ शेयर कर रहे हैं? बांग्लादेश। दूसरा है आपका चाइना, तीसरा है आपका पाकिस्तान, चौथा है आपका नेपाल, म्यांमार, म्यांमार नहीं सुना? नहीं, सबसे लंबी नहीं करते, टॉप 5 लिखवा रहे हैं, ठीक है, टॉप 5 है। इसके बाद भूटान, फिर अफगानिस्तान लो, तुम्हारा मन है तो। इन सबके साथ हम लोग अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, स्थलीय सीमा। क्या शेयर करते हैं? स्थलीय सीमा। मतलब इनसे अगर हम लोग जुड़े हैं तो स्थल से जुड़े हैं, समुद्र से नहीं जुड़े हैं, ठीक। इनसे अगर हम लोग जुड़े हैं तो किससे जुड़े हुए हैं? ठीक, जो कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना जिस बाउंड्री से जुड़े हैं उसका नाम है मैकमोहन लाइन, ठीक। इंडिया और पाकिस्तान जिससे जुड़े हैं उसका नाम है रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ में टीचिंग की लाइन नहीं, इंडो पाक बाउंड्री जो है, इंडो पाक बाउंड्री जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है ये। तो इंडो पाक बाउंड्री जो है वो है आपकी रेड क्लिफ, और इंडो और चाइना बाउंड्री जो है उसका नाम है मैकमोहन। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक। और पहले क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, तो इंडिया और अफगानिस्तान भी एक बाउंड्री शेयर करते थे जिसका नाम था ड्यूरेंट लाइन। क्लियर? लेकिन क्योंकि अब वो हिस्सा बट करके पाकिस्तान हो गया, तो जो बाउंड्री इंडिया और अफगानिस्तान के बीच होनी थी वो बाउंड्री हो गई इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बाउंड्री शेयर करते हैं जिसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। बेटा किसकी? मैकमोहन, MACMOHAN, मैकमोहन। ओके, डन। चलिए अब इसके बाद ये बताइए कि ये तो लैंड बाउंड्रीज की बात हो गई। वाटर बाउंड्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी? श्रीलंका और इंडोनेशिया नहीं है। श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ कोई बाउंड्री नहीं शेयर होती है। श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक। मालदीव से भी हम लोग अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो वाटर बाउंड्रीज के सेंस में आता है आपका ये वो है जिनके साथ आप लैंड से कनेक्टेड है, जमीन से कनेक्टेड है। अच्छा, भूटान और नेपाल के साथ हमारी बाउंड्रीज ओपन है। ओपन होने का मतलब उसमें किसी भी तरीके की फेंसिंग नहीं करी गई है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच फेंस है ना,
तारों का बाढ़ जिसको कहते हैं, नहीं तारों का वो लगा देते हैं जिसके नीचे से बजरंगी भाईजान रहते हैं, ठीक है। तो नेपाल और भूटान के साथ आपकी जो फेंसिंग है वो कैसी है, ओपन है, ठीक, बात समझ में आ रही। इसीलिए ये जैसे नेपाल है वो इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। बफर स्टेट का मतलब इसकी एक्शन और रिएक्शन का असर दोनों कंट्रीज पर पड़ता है और दोनों कंट्रीज के रिएक्शन का असर इस पे पड़ता है। नहीं आ रही बात समझ में? ये अगर कोई भी स्टेप लेगा तो उससे दोनों कंट्रीज इफेक्टेड होंगी। बफर का मतलब वो इंटरमीडिएट सोल्यूशन या वो इंटरमीडिएट पार्ट जिसके एक्शन और रिएक्शन का असर उसके को मेंबर्स पर पड़े और जिसका को मेंबर्स की एक्टिविटी का असर उस पर पड़े। तो बात समझ में आ गई। अगर चाइना वहां पे अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो इंडिया को ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि आपको भी पता है दिस इज द इंटरमीडिएट पार्ट। नेपाल ही वो रास्ता है जिससे आया जा सकता है और नेपाल ही वो रास्ता है जिसको भगाया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाटर बाउंड्रीज के नाम पे आ गया आपका श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव्स। क्लियर? इनके साथ हम लोग अपनी वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। सबको समझ में आ रहा है? किसी को किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके चलिए, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन बेसिक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ लैटिट्यूड्स की, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस की। एक तो लैटिट्यूड आप जानते हैं 0 डिग्री, जिसको आप इक्वेटर कहते हैं, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, ठीक। दूसरा एक लैटिट्यूड है आपका जिसको आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वो है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब क्योंकि ये नॉर्थ में है और आपने भी पढ़ा है कि सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ। भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो अगर वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है तो ये लाइन कहीं ना कहीं इंडिया से होकर के जाएगी, हाँ या ना? बोले। और ये बहुत पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लाइन है या ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है जो भारत के बिल्कुल मध्य से प्रवेश करता है या भारत के बिल्कुल बीच से जाता है, ठीक। द लाइन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो लिख लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 8 states of India. Tropic of Cancer passes through 8 states of India. Tropic of Cancer passes through 8 states of India and it is in the middle of India. It is in the मिडिल ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये वो लाइन हो गई, ये वो लैटिट्यूड है जो इंडिया के बिल्कुल मिड से होकर के जाता है, जिसको आप कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। फिर आपने टाइम जोन्स पढ़ रखे हैं, हमने आपको बताया कि टाइम जोन्स क्या होते हैं कि एवरी कंट्री हैज चूजन अ स्पेसिफिक मेरिडियन। हर एक कंट्री ने एक स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड को सिलेक्ट किया हुआ है जो उसके यहाँ अपने स्टैंडर्ड टाइम जोन को बताता है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आने पर 4 मिनट का डिफरेंस आता है, ठीक। तो हर एक कंट्री एक दूसरे से बहुत दूर है। इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स, मान लीजिए आप नॉर्थ में हैं तो आपके यहाँ से लॉन्गिट्यूड कुछ पास हो रहे हैं, जो कंट्री साउथ में है वहां से पास होने वाले लॉन्गिट्यूड कुछ और है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लोकल टाइम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। वहां 12 कुछ समय बजे 12 बजेगा और वहां 1-2 मिनट बाद 12 बजेगा। क्लियर हो रही है बात? और ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्लैरिटी बनाने के लिए क्या किया गया कि एक स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड हर एक कंट्री अपना अपना सिलेक्ट कर लेगी और वही उस कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम की तरह बिहेव करेगा। और इंडिया ने सिलेक्ट किया 82.5 डिग्री या 82.30 मिनट्स, जो भी कह लीजिए। नहीं आ रही बात समझ में? भाई 82.5 डिग्री कह लीजिए या 30 मिनट्स कह लीजिए। क्लियर? तो लिख लीजिए, लिख लीजिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज अ मेरिडियन या longitude is a meridian chosen for IST, that is Indian Standard Time.
chosen for IST, that is इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए 82.30 मिनट्स हम लोगों ने 82 डिग्री 30 मिनट्स वाली मेरिडियन हमने सिलेक्ट करी। और एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट होती है? नैनी। नैनी इज इन मिर्जापुर। हाँ ठीक सही कह रहे हैं, मिर्जापुर के पास एक जगह है नैनी, वहीं पे ये मतलब जब आप ग्लोब में वो पोजीशन देखेंगे कि कहाँ है तो वो एरिया क्या होगा? मिर्जापुर नैनी। क्लियर? और ये लाइन क्योंकि ये पूरी एक लाइन है, लॉन्गिट्यूड है, तो सिर्फ नैनी से तो पास नहीं होगा, पर्टिकुलर ये लॉन्गिट्यूड वहां पे सिचुएटेड है, पर ये पूरी जो लाइन है ये इंडिया के 6 स्टेट से पास होती है। तो लिख लीजिए IST। पूछा जाता है भारतीय मानक समय रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो कितने स्टेट से पास होती है? तो लिख लीजिए IST passes through 6 states of India. IST passes through 5 states of India. 5 yes. IST passes through 5 states of India. तो पहला तो अंडरस्टूड हो गया क्या? यूपी, क्योंकि मिर्जापुर सिचुएटेड है यूपी, तो यूपी। नेक्स्ट इज MP, यूपी, MP, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। नहीं लिख पाए? समझ में आ रहा है ना? कुछ ऐसा तो नहीं है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पता नहीं क्या बता रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा है? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये आपने पहले बात करी एरिया की जो कि आप 7वें नंबर पे, फिर आपने बात करी यहाँ की पॉपुलेशन की जो कि आप दूसरे नंबर पे। वर्ल्ड की पॉपुलेशन में आप 17.44 यानी कि अप्रॉक्स 18% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, और एरिया में आप अप्रॉक्स 3% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। क्लियर? लैंड बाउंड्रीज आपके सामने इन कंट्रीज के साथ शेयर होती, इनके साथ आप अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ये सारे आपके पड़ोसी देश भी हैं। आप सार्क नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं जिसमें आपके चाइना के अलावा और म्यांमार के अलावा बाकी सारे उसके मेंबर्स हैं। क्लियर? उसके बाद वाटर बाउंड्रीज में आप इन 2 कंट्रीज के साथ वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोब में हम लोग सिचुएटेड है कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। क्लियर? और एक लाइन जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, इंडिया के बिल्कुल मिड से गुजरती है, और गुजरने वाले स्टेट्स की संख्या है 8, यानी 8 राज्यों को टच करती हुई जाती है। दूसरी चीज, टाइम जोन के लिए हमने सिलेक्ट किया हुआ है 82 डिग्री और 30 मिनट्स वाला लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन विच इज लोकेटेड इन नैनी। और इसके अलावा ये लाइन जो है वो 5 स्टेट से होकर के गुजरती है, यूपी, MP, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्लियर? समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब बात करते हैं इंडिया के टॉप 5 स्टेट्स की या टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स की। तो टॉप 5 पॉपुलेटेड स्टेट्स, टॉप 5 पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। टॉप 5 पॉपुलेटेड स्टेट्स। तो टॉप 5 सबसे पहले, अरे रुक जाइए, यूपी पॉपुलेशन में तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है आपका। दूसरा बस सामान्य ज्ञान यहाँ पे विशेष हो गया है कि सामान्य हो गया, पढ़ चुके हैं, याद आ रहा होगा धीरे धीरे। बिहार, वेस्ट बंगाल, बस और बिहार, वेस्ट बंगाल, Done? These are the top 5 states in population. Done?
एरिया वाइज राजस्थान गुड एमपी गुड नेक्स्ट नहीं गुड महाराष्ट्र पहले फिफ्थ था लेकिन तेलंगाना हटने के बाद यूपी फोर्थ हो गया पहले आंध्र प्रदेश इज इन द फोर्थ नंबर और अब आपका आंध्र प्रदेश आ गया फिफ्थ में ओके इसके बाद बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट्स की टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स एरिया बताएं एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है नाम सुना होगा आपने लद्दाख ठीक कच्छ कच्छ सिचुएटेड है गुजरात में जम्मू कश्मीर का एक और जिला है अपनी ठंड के लिए फेमस है ये और जम्मू कश्मीर का एक और डिस्ट्रिक्ट है सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं फिर आता है आपका जैसलमेर और ये है आपका फिर है आपका बाड़मेर और ये दोनों आपको पता है कहाँ है जम्मू कश्मीर बाड़मेर और जैसलमेर डन लिख पाए लिख पाए सब समझ में आ रहा है कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो ना समझ में आ रहा है एक कोई चीज रह गई है जो हमें बतानी है हमें याद नहीं आ रही क्या है चलिए फिलहाल ये हो गए आपके तो ये जनरल इंट्रोडक्शन आपने इंडिया के बारे में पढ़ लिया है ना जैसे आपका एक बायोडेटा होता है सॉरी रिज्यूम होता है ना या सीवी कहेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवी रिज्यूम एंड बायोडेटा कोई डिफरेंस नहीं सीवी को करना करिकुलम नहीं अपना होता है अप्लाई करना तो वो किसका दूसरे का अप्लाई CV is used for the freshers. When you are a fresher, then the word is used CV. When you have experience, then you got resume. And biodata your full detail for marriage purpose specifically. ठीक है ना? उसमें वजन, height, complexion, complexion means complexion. ठीक है? स्कूल के बाहर पड़ता है. डन डन ओके समझ में आ गया तो ये जनरल इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया इंडिया के बारे में अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो डिटेल में बात करने के लिए फिर वही बात या तो आप लिथोस्फीयर की बात करेंगे या फिर एटमॉस्फेयर की बात करेंगे है ना या फिर आप हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे इंडिया की तो इंडिया में सबसे पहले क्या है किसके बारे में बात कर लीजिए हाइड्रोस्फीयर के बारे में नहीं क्यों दिक्कत क्या है पहले बात कर ले लिथोस्फीयर के बारे में क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम छू करके देख सकते हैं और जिसको हम रोज देख रहे हैं अगर हम आपसे हिमालय की बात करेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक माउंटेन का पिक्चर बन जाएगा लेकिन अगर हमने आपसे कह दिया नदी तो आप नदी में पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे है ना गंगा नदी के लोकल बहुत सारे नाम है तो अगर हमने कह दिया रिवर गंगा और इसको यहाँ पे ये कहते हैं यहाँ पे वो कहते हैं तो आप कह देंगे मैम हमारे यहाँ तो इसको ये कहते हैं आप अपने अपने व्यूज देने लगेंगे हमें तो फिलहाल हेडिंग डाल दीजिए
फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, तो जिन भी लोगों ने थोड़ा भी बहुत इंडिया घूमा है या थोड़ा भी इंडिया देखा है, तो इंडिया में कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ स्टेट्स घूमे हैं? 2 4 5 10 15 स्टेट्स, 2 4 स्टेट्स, कितने स्टेट्स? 2 4 2 4 6। कौन कौन से? उत्तराखंड देखा है। हाँ, और यूपी में आप रह ही रहे हैं तो जानते हैं। ठीक, और आंध्र प्रदेश देखा है। हाँ, गुड और कश्मीर। गुड। पापा के साथ हमने 3 देखे हैं। मान दिया। हमने नेपाल भी जाना। नेपाल स्टेट। कलकत्ता, वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल वहीं से। गुड गुड। और उड़ीसा। गुड। चलो, तो उत्तराखंड गए होंगे या कश्मीर गए होंगे, ठीक, या हिमाचल प्रदेश गए होंगे। मनाली, मनाली स्टेट नहीं याद रहेगा लेकिन मनाली याद रहेगा, ठीक है, वगैरह, शिमला, जहाँ भी गए होंगे। तो ये किसके लिए फेमस है स्पेसिफिकली? ये क्या कहलाते हैं? हिल स्टेशन। हिल स्टेशन। वेरी गुड। ये ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जो फेमस है हिल स्टेशन के नाम से, क्योंकि सब पहाड़ों पर सिचुएटेड है। ठीक है, अब अगर आप चेन्नई चले गए होंगे या गोवा चले गए होंगे या फिर अभी इन्होंने नाम लिया आंध्र प्रदेश चले गए होंगे, तो ये किसके लिए फेमस है? अपने बीचेस के लिए, है ना, क्लियर। फिर अगर इसके बाद आप यूपी की बात कर रहे हैं या बिहार की बात कर रहे हैं, तो ये आपको कैसा मिल रहा है? प्लेन, ठीक, यानी कि आपने प्लेन्स देखे हैं, समतल देखे हैं, ठीक। फिर अगर आप इसके बाद डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं उसको, राजस्थान वगैरह जा रहे हैं या वहां पर जा रहे हैं, तो आप डेजर्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। फिर अगर उधर निकल गए जारवा आदिवासी की तरफ, मतलब अंडमान एंड निकोबार, ठीक, तो आप क्या देख रहे हैं? आइलैंड्स देख रहे हैं, पूरे अलग हैं एकदम, ठीक, इतने अलग हैं कि सिर्फ आप बाय प्लेन ही जा सकते हैं, कोई रेलवे की कोई फैसिलिटी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं रेलवे से जा पाना। कोई नहीं बोल रहा है Yes. या तो रेलवे या फिर रोड ट्रांसपोर्ट, तो आप जितने दिन का आपको वेकेशन मिला है वो जर्नी में खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर रोड ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इससे अच्छा है किसी तो उड़ लिया जाए, ठीक। तो कहने का मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि वी हैव माउंटेन्स, वी हैव प्लेन्स, वी हैव कोस्टल एरियाज, है ना, वी हैव आइलैंड्स, वी हैव डेजर्टियन प्लेन्स, क्लियर। तो यही तो फिजिकल स्ट्रक्चर है। फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या? जो कि फिजिकली आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप देख रहे हैं, आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं गए कि पहाड़ बने तो किस चीज से बने, वो एक अलग का टाइप है। कि अगर आप माउंटेन्स पढ़ेंगे तो हिमालय भी माउंटेन है और अरावली भी माउंटेन है, पर हिमालय जो माउंटेन है वो यंग माउंटेन कहलाता है, ओल्ड माउंटेन कहलाता है, जबकि अरावली जो माउंटेन है वो रेजिडुअल माउंटेन कहलाता है, वो पुराने पर्वतों की श्रेणी में, ये नए पर्वतों की श्रेणी में। तो उसके बाद की हम लोग बाद में बात करेंगे, पर पहले हम लोग बात तो करें कि इंडिया में एग्जैक्टली है क्या क्या, स्वरूप क्या है। जैसे अगर हमसे हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो हम अपना वेट बताएंगे, हाइट बताएंगे, कलर बताएंगे कि हम ऐसे दिख रहे हैं। अब वो मेरी अलग बात है कि मेरे अंदर कौन सी डिजीज है या मेरी क्या स्टेमिना या मेरी क्या कैपेसिटी, ये तो मेरी इनर क्वालिटीज है ना। हेलो, गुड। चलिए, तो फिजिकल स्ट्रक्चर, तो फिजिकली इंडिया को 5 पार्ट्स में बांटा गया है, 5 भागों में इंडिया के फिजिकल स्ट्रक्चर्स को हम लोग जानते हैं। सबसे पहला जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो आपके सर पे क्या सिचुएटेड है? नॉर्थ, और नॉर्थ में क्या है? प्लेन्स है। नॉर्थ में क्या है? सबसे ऊपर तो माउंटेन्स है ना, और माउंटेन यहाँ कौन सा है? नॉर्थ में कौन सा है? हिमालय। तो पहला जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो है आपका द हिमालय, ठीक। यानी कि हिंदी में जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। फिर ये आ गया आपका नॉर्थ, ये आपके वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक हिमालय आपका फैला हुआ है, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, मतलब नॉर्थ वेस्ट से लेकर के प्रॉपर पूरा नॉर्थ ईस्ट तक। वेस्ट इसलिए हमने कहा क्योंकि आप पाकिस्तान में भी हिमालय का हिस्सा देखते हैं और चाइना में भी हिमालय का हिस्सा देखते हैं, बोले, और नॉर्थ में तो आप वही हैं, तो हिमालय का प्रसार जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक। फिर इसके बाद आता है आपका हिमालय से, मतलब नॉर्थ में और नीचे उतरेंगे तो
उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया आ गया, क्लियर, पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, यानी कि ग्रेट प्लेन्स या उत्तर का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स या उत्तर का विशाल मैदान, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया और ये उत्तर का विशाल मैदान हो गया, क्लियर। फिर जब आप आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत उत्तर को उत्तर और दक्षिण को दक्षिण में अलग करके बांटता है, यानी कि सतपुड़ा रेंज जो है वो एक विभाजन का कार्य करता है, नॉर्थ वाला हिस्सा नॉर्थ में और साउथ वाला हिस्सा साउथ में। और साउथ में जब आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मध्य प्रदेश मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा। मध्य प्रदेश नॉट इज एग्जैक्टली नॉट इन साउथ, इट इज सेंटर ऑफ इंडिया, बट कुछ हिस्सा आधा नॉर्थ में आ गया और आधा साउथ में आ गया। तो कुछ हिस्सा आपको उड़ीसा वाला मिलेगा, झारखंड मिलेगा, क्लियर, छत्तीसगढ़ मिलेगा। और यहाँ से आप क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, लोहा, माइन से है ना, यहाँ पे आयरन ओर निकाल रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा कोल निकाल रहे हैं, यानी जितने भी माइन से रिलेटेड जितना भी मिनरल मटेरियल है, जितने भी मिनरल्स हैं वो आपको इसी एरिया में मिल रहे हैं। और ये एरिया इसीलिए सबसे पुराना हिस्सा कहलाता है। अगर इंडिया को ये वाला पार्ट नहीं मिला होता तो इंडिया कभी भी मिनरल्स के मामले में रिच नहीं होता, क्योंकि नॉर्थ में सच कोई भी ऐसी माइन नहीं है या कोई भी ऐसा प्रॉपर मिनरल नहीं है जो एक्सट्रैक्ट किया जा सके। मिनरल्स के मामले में सबसे रिच यही वाला पार्ट है इंडिया का, क्लियर हो गई बात। और क्योंकि माइंस क्या कहाँ होंगी, माइंस जमीन के नीचे दबी हुई, तो यानी कि सालों साल के भौगोलिक उथल पुथल, प्रेशर, टेम्परेचर, ये मतलब कई साल से ये प्रोसेस चल रहा होगा, तो इस वजह से ये हिस्सा सबसे पुराना है जो अपने फॉर्म को चेंज कर पाए। नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। आपने एक वो सीखा होगा या सुना जरूर होगा, कंपोस्ट बनाने का मेथड, नहीं सुना है? कंपोस्ट बनाने, फर्टिलाइजर, इट्स अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर जिसको आप घर में ही बना सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत बड़ा गड्ढा करना पड़ता है ना। उसमें जितना भी बायो फ्यूल कह रहे हैं, जितना भी बायो गार्बेज है ना, गोबर है, घास है, किसी कोई मरा हुआ अगर एनिमल है तो वो भी चलेगा, जितना भी बायोलॉजिकल जितना भी कचरा है, जितना भी कचरा उसको आप डाल दीजिए और गड्ढे को बंद कर दीजिए। और 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद जब आप उसको देखेंगे तो वो मिट्टी में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजर के फॉर्म। और ये बहुत ही प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, क्योंकि इसमें आपने किसी भी तरीके का केमिकल का यूज नहीं किया। जो भी केमिकल था वो कैसे आया, नेचुरली, जो भी नाइट्रोजन निकली या जो भी फास्फोरस निकला, भाई अगर जानवर उसमें आपने कोई मरा हुआ डाल दिया तो उसकी हड्डियों से निकलने वाला फास्फोरस उसमें मिल गया, नाइट्रोजन सारी चीजें एक्सक्रीट कर ही रही है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन हो ही रहा है पेड़ पौधों से, जंतुओं से, क्लियर। जमीन में नाइट्रो बैक्टीरियम जो है वो नाइट्रोजन को रिलीज कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो बहुत अच्छा कंपोस्ट बन गया। बात समझ में आ गई? तो इसी का एग्जाम्पल आपका साउथ वाला पार्ट है कि सालों साल जमीन के अंदर दबे रहने की वजह से, प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट्स की वजह से यहाँ पे माइंस में आपको कोयला मिल रहा है, लोहा मिल रहा है, तांबा मिल रहा है, और उसी कोयले में हीरा मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? कोल के आपने रॉक्स पढ़ी है, टाइप ऑफ रॉक्स आपको बताया है, ठीक। तो फिर यानी कि हम कौन सा हिस्सा पढ़ने वाले हैं, क्या आएगा यहाँ पे? क्या तो मैम ये सब हमसे मत पूछिए, आप बता दीजिए ये फॉर्म क्या कहलाता है जो 3 और पानी से घिरा होगा? पेनिनसुला। और ये जो हिस्सा है ये प्लेटू एरिया कहलाता है, पठारी इलाका। तो इस वजह से ये बन जाएगा पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो अब ये जो उठा वाला हिस्सा होगा, मतलब ये हिस्सा उठा है थोड़ा सा, क्योंकि पठार है तो जमीन से 500 फीट की हाइट पे होंगे, बताया था। 500 फीट से लेस है तो प्लेन्स है, और 500 फीट से ज्यादा है तो प्लेटूज है, हाँ, उससे भी ज्यादा है तो माउंटेन्स है, क्लियर। तो ये वाला हिस्सा उठा है, इसको प्लेटूज कहते हैं, और बाकी वाले हिस्से जो है वो डिप्रेस्ड है, दबे हुए। तो ये है आपके कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, ठीक। ये हैं आपके कोस्टल प्लेन्स। और इसके बाद वो हिस्सा जहां चारों तरफ सिर्फ पानी होगा और कुछ नहीं होगा, यानी कि आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो ये वो 5 फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये वो 5 भौतिक स्वरूप हैं जो भारत को
बताने का काम करते हैं, जिनके माध्यम से आप इंडिया को समझ सकते हैं कि इंडिया में क्या क्या है। अब जब आप सबसे पहले इसकी बात करें, अगर हम लोग हिमालय की बात करें तो हिमालय में भी आपको कई तरीके के, जम्मू कश्मीर भी हिमालय का उदाहरण हो गया, उत्तराखंड भी हिमालय का उदाहरण है, सियाचिन भी हिमालय में सिचुएटेड है। बोले तो इसका मतलब हिमालय पूरा यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। हाइट के आधार पे हिमालय में भी क्लासिफिकेशन अवेलेबल है। बोले क्लियर। फिर जब आप प्लेन्स की बात करेंगे तो प्लेन्स से रिलेटेड, प्लेन्स बने क्यों, कितने तरीके के प्लेन्स हैं, नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है वही मैदान बनाती है। तो अगर नदियों के द्वारा बाढ़ का पानी वहां पहुंच रहा है यानी नई मिट्टी आ सकती है, तो नए मैदान बनते रहेंगे। उनको क्या कहते हैं, जो पुरानी मिट्टी से बने हुए मैदान है उनको क्या कहते हैं। तो यहाँ से आप प्रॉपर इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, डिस्कस करेंगे इसके बाद 5 पार्ट्स ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इसको बंद कर दो।